वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा ये प्रैक्टिस शीट नंबर 27 है। चलिए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आंतरिक प्रजनन अंग नहीं है? ये जो है ये सारे प्रजनन अंग है। महिला के जो प्रजनन अंग होते हैं उनसे संबंधित ये अंग है। निम्न में से आपका कौन सा आंतरिक प्रजनन अंग नहीं है? ए ऑप्शन आपका डिंब ग्रंथि है, बी ऑप्शन आपका पेरिनियम है, सी ऑप्शन आपका गर्भाशय है और डी ऑप्शन आपका डिंब वाहिनी है। तो जो आपका पेरिनियम है यह क्या है, आपका आंतरिक प्रजनन अंग के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह जो है वो बाह्य प्रजनन अंग के अंतर्गत आता है। डिंब ग्रंथि, गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये जो क्या है, ये तीनों आपके आंतरिक प्रजनन अंग के अंतर्गत आती हैं। लेकिन पेरिनियम जो है ये आंतरिक प्रजनन अंग के अंतर्गत नहीं आता। बाह्य प्रजनन अंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आपका पेरिनियम हो गया, मांस प्यूबिक हो गया, लोबिया मजोरा हो गया और क्लिटोरिस। ये क्या होते हैं, आपके बाह्य प्रजनन अंग के भाग हैं और ये जो आपके हैं वो आंतरिक प्रजनन अंग के भाग हैं। ये स्त्री गर्भाशय के जो बाह्य और आंतरिक, स्त्री के जो प्रजनन अंग हैं उसमें से ये आंतरिक जो होते हैं कुछ आंतरिक है और कुछ आपके बाह्य है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पेरिनियम, पेरिनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राकृतिक प्रसव को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऐसा प्रसव जो नॉर्मल हो, मतलब जिसे हम नॉर्मल डिलीवरी के नाम से जानते हैं उसे हम प्राकृतिक प्रसव कहते हैं। वह कैसा होता है, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव होता है या स्वाभाविक प्रसव होता है या जटिलता प्रसव होता है या सभी होता है? तो जो प्राकृतिक प्रसव होता है इसे हम स्वाभाविक प्रसव के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से इसे हम जानते हैं, तो स्वाभाविक प्रसव के नाम से इसे हम जानते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, बात इंस्ट्रूमेंटल की प्रसव की हो तो इंस्ट्रूमेंटल प्रसव जो है वो आपका औजारों के मदद से होने वाला आपका प्रसव होता है, जिसमें हम जो चिकित्सक होते हैं विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, विभिन्न प्रकार के औजारों की मदद से प्रसव को संपन्न करवाते हैं। तो ये जो होता है यह इंस्ट्रूमेंटल प्रसव होता है। जटिलता प्रसव मतलब किसी प्रकार की अगर कठिनाई जो है प्रसव के दौरान आ जाती है तो वो जटिलता वाला प्रसव कहलाता है। हालांकि ये जो आपका जटिलता प्रसव ये प्रसव के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता। इंस्ट्रूमेंटल आपका प्रसव के प्रकार के अंतर्गत आता है, स्वाभाविक प्रसव भी प्रकार के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कौन कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करता है? ऐसा कौन सा तंत्र है जो हमारे कंकाल तंत्र को, कंकाल तंत्र मतलब जैसे बॉडी जो स्ट्रक्चर हमारी होती है, जो हमारे शरीर की बनावट होती है उसे कौन सुंदरता प्रदान करता है? सुडौलता मतलब उसको सुडौल बनाएगा और उसे सौंदर्य प्रदान करता है। तंत्रिका तंत्र है, पेशी तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है या पाचन तंत्र है? ठीक है, तो जो आपका कौन सा तंत्र आपका है, जो पेशी तंत्र है, मांसपेशियां, क्योंकि हमारा जो कंकाल तंत्र होता है वो हड्डियों का ही ढांचा है और हड्डियों के ऊपर आपका मांसपेशियां होती है जो उसे क्या करती है, सुडौलता और सौंदर्यता प्रदान करती हैं। तो ये जो होता है ये हमारा कौन सा तंत्र आपका होता है, पेशीय तंत्र होता है, जो हमें सुडौलता और सौंदर्यता दोनों क्या करता है, प्रदान करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पेशीय तंत्र होता है। बात अगर हम पेशी तंत्र की करते हैं तो पेशी तंत्र जो होता है वो हमारे शरीर के जो अस्थि तंत्र और बाह्य तंत्र के बीच का अधिकांश भाग जो होता है वो किससे, मांसपेशियों से निर्मित होता है। हमारा जो क्या है आपके हमारे शरीर का अस्थि तंत्र और बाह्य तंत्र दोनों का जो तंत्र होता है वो क्या होता है आपका, मांसपेशियों से निर्मित होता है। और क्या है, पेशियां जो होती हैं वो किससे, कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती
है। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं ये क्या है, जो हमारे कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा निर्मित होती हैं। तंत्रिका तंत्र जो होता है ये हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, मतलब नियंत्रित करने का कार्य करता है। परिसंचरण तंत्र की बात अगर है तो परिसंचरण तंत्र जो होता है इसके माध्यम से हमारा ब्लड जो होता है वो हमारे वेन्स नसों तक क्या कर जाने का कार्य होता है इसके माध्यम से। पाचन तंत्र में हमारा छोटी आंत बड़ी आंत, हमारा जो भोजन का जो पाचन होता है वो सारी प्रक्रिया जो होती है वो आपकी पाचन तंत्र के अंतर्गत आती है, जिसमें आपकी छोटी आंत आती है, बड़ी आंत आती है, आपका मल द्वार आता है। ये सारे भाग जो होते हैं वो हमारे पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए जब हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं तो कौन सी विधि हमारी सबसे अच्छी मानी जाती है? कौन सी विधि के माध्यम से हमारे खाद्य पदार्थ जो है वो लंबे समय तक संरक्षित रह सकते हैं? ए ऑप्शन आपका रासायनिक विधि है, बी ऑप्शन आपका विकिरण विधि है, सी ऑप्शन आपका भौतिक विधि है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी विकिरण विधि है इस विधि के माध्यम से हमारे जो खाद्य पदार्थ है इनको संरक्षित किया जाता है। लंबे समय तक हम इनको क्या करते हैं, लंबे समय तक हम इनको इस विधि के माध्यम से संरक्षित रख सकते हैं। तो यह जो हमारी विधि होती है वो कौन सी विधि है? यह जो विधि है हमारी वो आपकी विकिरण विधि के अंतर्गत आती है। कौन सी विधि है? तो यह जो विधि है वो हमारी कौन सी आपकी विकिरण विधि होती है। कौन सी विधि है आपकी? तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विकिरण विधि की बात अगर हम करते हैं तो विकिरण विधि में क्या है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण की जो होती है वो कितनी विधियां होती है? 3 विधियां होती हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण की 3 विधियों, खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने के लिए हम 3 विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपकी भौतिक विधि होती है, रासायनिक विधि होती है और आपकी विकिरण विधि होती है। इन तीनों विधियों को प्रयोग हम क्या कर खाद्य को संरक्षित करने के लिए करते हैं, बट जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वह आपकी विकिरण विधि मानी जाती है। इसका आंसर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। किसी भी परिवार की अर्थव्यवस्था को अगर अच्छा बनाना है, कुशल बनाना है, सर्वोपरि बनाना है तो उसकी अर्थव्यवस्था किन किन चीजों पर निर्भर करेगी, यही क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि किस पर वह निर्भर करेगी। ए ऑप्शन आपका आवश्यक खर्च पर, बी ऑप्शन आपका आवश्यकताओं के समन्वय पर, सी ऑप्शन आपका विवेकपूर्ण बचत पर और डी ऑप्शन आपका आवश्यक खर्च में कटौती पर। ठीक है, तो परिवार की जो कुशल अर्थव्यवस्था है वह क्या है? विवेकपूर्ण बचत पर। किस पर निर्भर करती है? विवेकपूर्ण बचत पर निर्भर करती है। किसकी पर निर्भर? विवेकपूर्ण बचत। अगर विवेकपूर्ण तरीके से बचत कर दिया जाता है, आवश्यक खर्चे पर, जो आवश्यक खर्चे हैं वो तो स्वाभाविक सी बात है कि वो खर्च होंगे ही होंगे। आवश्यकताओं के समन्वय पर, अगर हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी अगर हम कटौती करते हैं तो भी कहीं कहीं हमारे लिए समस्या उत्पन्न होगी। और क्या आवश्यक खर्च में कटौती अगर हम करेंगे तो जो हमारे, जैसे अब हम खाने में कटौती कर देंगे या जो हमारे वस्त्र है उसमें कटौती कर देंगे या जो हमारे रहने का जो आवास है उसमें कटौती कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हम इससे प्रभावित होंगे। बट जो है वो विवेकपूर्ण बचत से, अगर हमने 100 रुपए कमाया तो उसमें 10 रुपए अगर हम बचत करते तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें से थोड़ा थोड़ा हम बचत कर करके, एक विवेकपूर्ण ढंग से बचत कर करके हम आकस्मिक आने वाले खर्चों को क्या करते हैं, आकस्मिक समय में अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं होती है तो उस समय हम उस विवेकपूर्ण ढंग से की गई बचत को, या हम उस जो बचत किए हैं उस बचत को उस समय हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, सिरका किसका जलीय विलयन होता है? सिरका जो होता है वो किसका जलीय विलयन होता है? ए ऑप्शन आपका ऑक्सीजन अम्ल का, बी ऑप्शन आपका एसिटिक अम्ल का, सी ऑप्शन आपका नींबू के रस का और डी ऑप्शन आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो जो सिरका है वो किसका जलीय विलयन होता है? तो सिरका जो है वो
एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। किसका विलयन होता है? तो यह एसिटिक अम्ल जो होता है उसका जलीय विलयन होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह जो होता है एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है और इस एसिटिक अम्ल को हम एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। जो एसिटिक अम्ल होता है इसे हम एथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं और यह जो है कैसा एसिड होता है? तो कार्बनिक एसिड होता है। जो सिरका है इसे हम एथिलोइक अम्ल के नाम से जानते हैं और यह कार्बनिक अम्ल होता है और जिसके कारण सिरके में क्या होता है? खट्टापन आता है। जो सिरका कार्बनिक अम्ल एसिड होने के कारण जो सिरका हमारा होता है वो खट्टा होता है और इसमें क्या होती है? खुशबू भी आती है, तीक्ष्ण। आप सिरके को देखिए, प्रत्यक्ष रूप में आप सिरको कर देखेंगे तो क्या है उसमें जो है वो खट्टापन रहता है और जैसे ही हम उसके ढक्कन को ओपन करते हैं तुरंत हमको पता चल जाता है कि कहीं से सिरके की स्मेल आ रही है, सिरके की खुशबू आ रही है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है इसमें तीक्ष्ण खुशबू भी पाई जाती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, रेयान रेसी के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हम रेयान के रेसे का निर्माण करते हैं तो रेयान के रेसे के बारे में हमने आपको इसके पहले की जो प्रैक्टिस कराया उसमें बताया कि रेयान जो है वो 50% आपका क्या है? सेलुलोजिक होता है और 50% आपका क्या है? केमिकल का रेशा होता है। तो इसमें आप जो हम इसके निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन आपका ऊन एवं रेशम है, बी ऑप्शन आपका जूट एवं लीलन है, सी ऑप्शन आपका रेशम एवं कपास है और डी ऑप्शन आपका कपास एवं बांस है। तो रेयान के रेसे के निर्माण के लिए हम कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग करते हैं वह जो होता है वो क्या होता है? आपका कपास एवं बांस। इसमें इसके निर्माण के लिए हम कपास और बांस दोनों का क्या करते हैं? यूज करते हैं। कपास और बांस का निर्माण करने के लिए इसको क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रासायनिक से रूप से रेयान को निर्मित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। रासायनिक विधि से जो है वो इसको बनाने के लिए हम किसका? सेलुलोज का उपयोग करते हैं। रेयान पौधों या कपास की कोशिकीय दीवार से तैयार किया जाता है। जो कपास का पौधा होता है रेयान उसकी कोशिकीय दीवार से तैयार किया जाता है। कपास के पौधे से रेयान जो है वो कोशिकीय दीवार से उसके तैयार किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, ऊन के जलने के बाद किस प्रकार की राख प्राप्त होती है? जब हम ऊन को जलाते हैं तो किस प्रकार से हमें कैसी राख प्राप्त होती है? काली राख प्राप्त होती है, भूरी राख प्राप्त होती है, काले दाने जैसी राख प्राप्त होती है या इनमें से कोई नहीं? तो ऊन को जलाने पर पहले तो जब हम ऊन को जलाते हैं तो ऊन जो है वो क्या है? मतलब जल्दी से जलता नहीं है, जलता मतलब वो उसकी जो राख होती है वो क्या होती है? आपके काले दाने जैसी होती है। और ये जैसे प्लास्टिक हमारा जलता है, ऊन के धागों को अगर हम जलाते हैं तो जैसे जिस प्रकार से हमारा प्लास्टिक जलता है उसी प्रकार से ऊन के रेशे जो होते हैं वो क्या होते हैं? जलते हैं। तो उनको जलाने पर काले दाने जैसी जो राख होती है वो प्राप्त होती है। कैसी राख हमको प्राप्त होती है? तो काले दाने जैसी राख जो होती है वो प्राप्त होती है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, कब्ज के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? जो ऐसे कब्ज वाले रोगी होते हैं उन्हें हम कैसे आहार देते हैं? ठीक है, ए ऑप्शन आपका उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए, बी ऑप्शन आपका उच्च रेशे युक्त आहार देना चाहिए, सी ऑप्शन आपका उच्च वसा युक्त आहार देना चाहिए और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो कब्ज के रोगी जो होते हैं उन्हें उच्च रेशे युक्त आहार देना चाहिए जिससे वो क्या है कि उनका जो स्टूल है, जो मल है वो क्या है? आसानी से पास आउट हो सके और उनका जो मतलब जो मल है, मल बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? जो स्टूल बनने की प्रक्रिया है वो देर से हो और जिसके कारण उनके बॉडी में जो कब्ज है वो ना बने। तो इस प्रकार से उनको हम कैसे रेशे
का प्रयोग करते हैं उनके भोजन में उच्च रेशे युक्त आहार जो है वो देते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कब्ज के रोगी को हम जो है वो कैसे आहार देते हैं, तो उच्च रेशे युक्त आहार देते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें मल निष्कासन में जो उनका स्टूल पास आउट होता है उस पास आउट होने की प्रक्रिया आसान बन सके ना, कि जैसे उनको मल निष्कासन में, क्योंकि जब कब्ज होता है तो मल निष्कासन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसी मल निष्कासन को आसानी पूर्वक बनाने के लिए उन्हें उच्च रेशे युक्त आहार दिया जाता है। उच्च वसा युक्त आहार, आपको जैसे एनर्जी की कमी होती है तो हम वो क्या करते हैं, उच्च वसा युक्त आहार ले लेते हैं। उच्च प्रोटीन युक्त बच्चों, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें क्या है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ जो हो अच्छी प्रकार से हो सके, भली प्रकार से वो जो है वो बढ़ सके। तो उच्च प्रोटीन युक्त आहार ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपके बच्चों को, या जैसे अगर मतलब किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है उसको इस प्रकार का आहार दिया जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, गृह विज्ञान में गृहिणी को वस्त्र के चयन, खरीदारी, सफाई, धुलाई व देखरेख संबंधी सावधानी से कौन अवगत कराता है? गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम क्या है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां तक ये पहुंचता ना हो, ठीक है। हर एक एंगल से कोई भी चीज, हम कोई वस्त्र खरीदने जाते हैं वहां भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, वही कह रहे हैं कि इसमें कौन इसको जो है वो अवगत कराता है कि हम वस्त्रों का कैसे चुनाव करें, उसकी सफाई कैसे करें, उसकी देखभाल हम कैसे करें, उसकी धुलाई कैसे करें। ये ऑप्शन आपका गृह प्रबंधन के अंतर्गत ये आता है। बी ऑप्शन आपका प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत आता है और डी ऑप्शन आपका आहार एवं पोषण के अंतर्गत आता है। बट बात अगर गृह विज्ञान, गृह प्रबंधन की जाए तो ये हमारा जो एक सेगमेंट है होम मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत आता है। हम कैसे घर को प्रबंधित कर सके, कैसे हम लक्ष्य अपने निर्धारित करें, कैसे हम अपने मूल्य को निर्धारित करें, किस प्रकार से हम अपने गृह में सजावट कर सके, किस प्रकार के कौन कौन से कला के तत्वों का यूज करें, कौन कौन से कला के सिद्धांतों का यूज करें, ये जो हमारे पार्ट्स होते हैं ये गृह प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। प्रसार शिक्षा ये ग्रामीण परिवेश की शिक्षा होती है। मैक्सिमम ग्रामीण लोगों को प्रसारकर्ता के द्वारा नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाता है। ये शिक्षा जो होती है वो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आती है। वस्त्र विज्ञान में हम वस्त्रों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आपका लिनन हो गया, कॉटन हो गया, ऊल हो गया, आपका जो है रेशम हो गया, सरन हो गया, एस्बेस्टस हो गया, कापोक हो गया, इन सब प्रकार के वस्त्र जो आपके रेशे हैं, इन रेशों से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उन वस्त्रों के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और इसी सेगमेंट में ही, वस्त्र विज्ञान में ही, हम वस्त्रों की खरीदारी हमको कैसे करनी चाहिए, उनकी साफ सफाई कैसे करनी चाहिए, उसमें कौन सा हमको ब्लीच लगाना है, कैसे उनको जो है वो क्या है, उनमें कौन कौन सी जो आपके कैसे उनकी धुलाई करना है, इस प्रकार के जो बातें होती हैं वो हम वस्त्र विज्ञान से सीखते हैं। आहार एवं पोषण विज्ञान में हम क्या करते हैं, तो हमको किस प्रकार से डाइट प्लान करना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, वसा कितना लेना है, खनिज लवण कितना लेना है, रफेज की मात्रा कितनी लेनी है, ठीक है। गर्भावस्था में कौन सा पोषण दिया जाता है, या मधुमेह में कौन सा आहार दिया जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में हम कौन सा आहार देते हैं, अल्सर में हम कैसा आहार देते हैं, ये सारी बातें जो होती हैं वो हमारे आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत आती है। किस प्रकार के रोगी को कैसा डाइट प्लान करना है, ये जो हमारे सारे सेगमेंट होते हैं ये आपके आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। बट यहाँ वस्त्रों की खरीदारी और चयन की बात कर रहे हैं तो वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतर है, यह बना है। जो हमारा संवेग शब्द है ये किसका है, तो यह अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द से बना है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, इमोशन का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। इमोशन शब्द इंग्लिश वर्ड था और उसका हिंदी वर्ड जो है वो इमोशन है। यह बना है, किससे बना है, ये ऑप्शन आपका
इमोवेयर से बना है, बी ऑप्शन आपका इमोनियर से बना है, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों से बना है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं बना है। तो यह जो बना है वो किससे, जो आपके अंग्रेजी भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है। जो हमारा इमोशन शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के इमोवेयर शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, तो यह इमोवेयर से शब्द से मिलकर बना है। तो इमोशन जो है वो लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से मिल क्या है, और ये जो शब्द है ये किस भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। संवेग, संवेग जब हमारे शरीर के अंदर आते हैं, संवेग को जैसे मूल प्रवृत्ति और संवेग, संवेग जो है वो क्या है आपके हमारे अंदर क्या है, 14 प्रकार के संवेग देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो संवेग होते हैं वो हमारे मूल प्रवृत्ति से जुड़े होते हैं। कुछ संवेग ऐसे संवेग को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक आपका है जन्मजात संवेग होते हैं, दूसरे आपके अर्जित संवेग होते हैं। जन्मजात संवेग के अंतर्गत जैसे भय है, क्रोध है, निद्रा है, ये हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। इनका हमारे किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं कर पाते। ये हमारे जन्म से, जैसे ही हम जन्म लेते हैं वहीं से हमारे ये संवेग क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। बट जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, प्यार हो गया, भूख हो गई, भूख तो मान लीजिए आपका क्या है जो है वो जन्मजात संवेग के अंतर्गत आता है। बट ये जो संवेग होते हैं ये क्या होते हैं, आपके अर्जित किए जाते हैं। कुछ ऐसे जैसे क्रोध है, इन सब चीजों को हम शांत भी कर सकते हैं। तो ये जो संवेग होते हैं वो हमारे अर्जित संवेग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो संवेग को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं और इसका संबंध जो है वो मूल प्रवृत्ति से होता है। और संवेग जो होते हैं वो हमारे जैसे भय, क्रोध, निद्रा, प्यार, ये सारे क्या होते हैं, संवेग के अंतर्गत आते हैं। मूल और अर्जित और जन्मजात दोनों संवेगों को मिलाकर क्या है, इसका वर्णन किया जाता है। तो ये जो है वो किससे संबंधित है, आपके मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, छोटे बच्चों के लिए कौन से वस्त्र सर्वोत्तम होते हैं? ऐसे वस्त्र जो छोटे बच्चों के लिए आरामदायक होते हैं। हम उनका यूज छोटे बच्चों को चाहे किसी भी सीजन में, हम उनका किसी भी सीजन हो, चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, उनका प्रयोग हम छोटे बच्चों के लिए जरूर करते हैं। तो वह जो हमारा वस्त्र होते हैं वो कौन से होते हैं? ए ऑप्शन आपका जॉर्जेट है, बी ऑप्शन आपका सूती है, सी ऑप्शन आपका नायलॉन है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो वह जो वस्त्र होते हैं वह वस्त्र आपके सूती वस्त्र होते हैं। कौन से वस्त्र होते हैं? सूती वस्त्र होते हैं। ये क्या करते हैं? ठंडक प्रदान करते हैं और इसके साथ साथ बच्चों के लिए कंफर्ट होते हैं, बच्चों के लिए आरामदायक होते हैं। ये मतलब किसी भी प्रकार का अगर वैसे कोई वस्त्र पहनते हैं तो बच्चे की जो, क्योंकि शिशु जो होता है वो क्या होता है, एकदम सॉफ्ट होती है, उसकी जो स्किन एकदम बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो वो ऐसे वस्त्र का ही हमें उससे चुनाव करना चाहिए जो उसकी स्किन को क्या करे, अच्छे से रख सके, सेफ रख सके। तो सूती वस्त्रों में ये सारी क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलती है। इसलिए छोटे बच्चों के लिए जो सबसे उत्तम वस्त्र माना जाता है वो आपके सूती वस्त्र माने जाते हैं। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें रखा जाता है? क्या है? आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें रखा जाता है? ए ऑप्शन आपका लेसर है, बी ऑप्शन आपका कैश बुक है, सी ऑप्शन आपका भंडार पंजी है और डी ऑप्शन आपका पत्रिका है। आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख। आहार भंडार, जैसे हम क्या करते हैं, आहार को संरक्षित रखते हैं। आहार को संरक्षित रखने के लिए हमारे पास कितना, हमारे जो गोदान होता है उस गोदान में कितना हमारे पास संरक्षण है आहार। ऐसा तो नहीं है कि हम उसको रखें तो और उसके बाद हम उसका कहीं डिटेल ना रखें तो हमारे लिए वो दिक्कत करता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पूरा भारत है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण ही हमारा जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। और जब हम कृषि करते हैं तो कहीं ना कहीं इस जो हमारा खाद्यान्न है उसको हम संरक्षित करते हैं। तो जो संरक्षित करने के लिए हम एक सूची बनाते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के माध्यम से एक सूची बनाई जाती है और वही सूची जो होती है वो उसे हम भंडार पंजी के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भंडार पंजी कहा जाता है।
इसमें आहार के जो आहार भंडार का जो लेखा जोखा होता है, जैसे हम बजट पेश करते हैं तो बजट हर साल का हम बजट क्या करते हैं, पेश करते हैं, वैसे ही भंडार में कितना खाद्यान्न है, कितना नहीं है, कितना कहाँ से आया, कितना किस क्षेत्र से आया, ये सारे जो डेटा होते हैं वो इसमें पंजीकृत होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भंडार पंजी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आरडीए 2020 के अनुसार एक भारतीय पुरुष का वजन कितना निर्धारित किया गया है? किसकी बात की गई है कि आरडीए 2020 के अनुसार एक भारतीय पुरुष जो है उसका वजन कितना निर्धारित किया गया है? ए ऑप्शन आपका 50 केजी, बी ऑप्शन आपका 60 केजी, सी ऑप्शन आपका 65 केजी और डी ऑप्शन आपका 70 केजी। 50, 60, 65, 70। तो आरडीए ये क्या करता है, मानक निर्धारित करता है कि कितना पुरुष का वजन होना चाहिए और कितना महिला का वजन होना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, डाटा एक सेव कर दिया है, डाटा एक ऑथेंटिक डाटा इन्होंने पेश कर दिया है कि इतना जो है वो वजन महिला का होना चाहिए और इतना वजन जो है वो पुरुष का होना चाहिए। और इस वजन में 2.5 किलो, लगभग 2 से 2.5 किलो जो है आगे और पीछे हो सकता है। जैसे मान एग्जाम्पल हमने मान लिया 10 किलो अगर का पुरुष है या मान लीजिए 60 किलो का पुरुष है तो उसमें जो है वो क्या है, जो है वो 58 किलो का भी हो सकता है वजन माना जाएगा और क्या है 62 किलो केजी का जो वजन होगा वो भी माना जाएगा। मतलब 2 प्लस और 2 माइनस ये क्या होते हैं, इसमें रखे जाते हैं। तो आरडीए 2020 के अनुसार भारतीय पुरुष का वजन जो होता है, भारतीय पुरुष के वजन की बात करते हैं तो ये कितने केजी रखा गया है, तो यह जो है वो 65 केजी रखा गया है। कितने केजी? 65 केजी रखा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने केजी? 65 केजी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, आरडीए 2020 के आंकड़े को कितने राज्यों से लिया गया है? क्या है, जो आरडीए 2020 के आंकड़े जो लिए गए हैं वो कितने राज्यों से लिए गए हैं? ए ऑप्शन आपका 5 राज्य से, बी ऑप्शन आपका 6 राज्य से, सी ऑप्शन आपका 7 राज्य से और डी ऑप्शन आपका 10 राज्यों से। ठीक है, तो आरडीए के जो आंकड़े हैं ये क्या है, आपके 10 राज्यों से लिए गए हैं। कितने राज्यों से? 10 राज्यों से इसे लिया गया है और उस 10 राज्यों के आंकड़े को एकत्रित करके किस राज्य में कितना प्रतिशत प्रोटीन की आवश्यकता है, कितने प्रतिशत इसमें विटामिन की आवश्यकता है, कितने प्रतिशत जो है वो एक व्यक्ति को जो है वो खनिज लवण की आवश्यकता होती है, कितने प्रतिशत जो है वो वाटर की आवश्यकता होती है, कितने प्रतिशत फेज की आवश्यकता होती है, कितने ग्राम, कितने मिलीग्राम जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इन सारे डेटा को क्या है 10 राज्यों से, अलग अलग राज्यों से इसे लिया गया है और लेने के बाद कितनी उसकी आवश्यकता होती है व्यक्ति को, उसको क्या किया गया, निर्धारित कर दिया गया है। तो यह जो आंकड़े हैं वो 10 राज्यों से आपके लिए गए हैं। ये रहे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।